गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो देखो, अपना सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड पार्ट है, ठीक है। 2 पार्ट्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, मेन टॉपिक है हेडिंग अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले टॉपिक से चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में 3 पार्ट में या तो फर्स्ट से आता है, सेकंड से आया ना आए, बट ज़्यादा चांस रहता है कि कॉलिगेटिव वाले से आते हैं। जब तुम बुक में भी क्वेश्चन लगाओगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको कॉलिगेटिव से मिलेंगे। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं और सॉल्व करने वाले भी अच्छे बनते हैं। थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं, देखना आप सॉल्व करोगे तब, और सॉल्व करने वाले भी आते हैं फार्मूला बेस्ड, ठीक है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चारों को अलग अलग पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके साथ एक इसको सब पार्ट है या सब टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर, वो इसके बाद पढ़ेंगे लेकिन इसी का पार्ट है, ठीक है। इसको 2 पार्ट में बांट सकता हूँ मैं कि एक वेंट ऑफ को लगाते हुए और एक बिना वेंट ऑफ लगाए हुए, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो पहले जो अपन पढ़ रहे हो बिना वेंट ऑफ लगाए हुए पढ़ रहे हैं, फिर बाद में इसके बाद सेम वापस से चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी होती है वेंट ऑफ लगाने के बाद, बस, और कुछ फर्क नहीं होता, ठीक है। वो अपन पढ़ेंगे तो तुम लोग समझ जाओगे क्या होता है, ठीक है। चलो देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए तुमको कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक पॉइंट्स वो सब मैंने लिख दिए हैं तुम लोगों को, ठीक है। सबसे पहला कॉलिगेटिव वर्ड तुम लोग 9th-10th में पढ़ के आओगे ना, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन और एक और कुछ होता है, ठीक है, सस्पेंशन वाला जैसा, ठीक है। तो ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है, बस इनमें फर्क क्या होता है, पार्टिकल की साइज का फर्क होता था। एक ये 9th-10th की चीजें मुझे एग्जैक्ट ऐसे रिमेंबर नहीं है, बट हाँ, एक का साइज लेस देन 1 mm, एक का इतने से इतने mm के बीच में, एक का मोर देन इतना mm है ना, मतलब माइक्रो mm जो भी है। तो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता था कि पार्टिकल का साइज क्या है। कि छोटे पार्टिकल है, देखो बहुत बड़े पार्टिकल होंगे तो नीचे सेटल हो जाएंगे, बहुत छोटे पार्टिकल होंगे तो दिखेंगे ही नहीं, और बीच की रेंज के पार्टिकल होंगे वो तैरते हुए रहेंगे और दिखेंगे भी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने स्कूल में किया हुआ है, घर पे नॉर्मली अपने को कहीं दिख भी जाता है कि कभी भी लाइट अगर कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास हो रही है और उसके अंदर जैसे पानी की बॉटल, अगर कचरा आता है तो दिख जाता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल तैरते हुए, और लाइट मारेंगे तो कचरा बहुत अच्छा एकदम क्लियर दिखता है। ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन लाइट मारते हैं तो एकदम क्लियर वो कचरा दिख जाता है, ठीक है। या फिर मान लो कोई बहुत ही क्लोज पैक डार्क रूम है, हाँ, बहुत ही क्लोज पैक एक कोई डार्क रूम है, ठीक है, वहां पे एक पिन होल है या कोई एक ऐसा एरिया है, या फिर बोलता है खिड़की है, ठीक है, उस खिड़की से ही लाइट आ रही है। बहुत बार मूवीज में अपन ने देखा होगा कि जो जाली वाली खिड़की लगी रहती है कोने पे ऊपर, बस वहां से लाइट आ रही होती है ऐसा, उस शेप में पर्टिकुलर ऐसे, और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वो धूल के पार्टिकल्स दिखते हैं उड़ते हुए। या फिर कार वार के लाइट के आगे भी देखा होगा, कार गाड़ियों की लाइट के आगे छोटे छोटे पार्टिकल जो धूल के वो उड़ते हुए अलग से दिखते हैं। ऐसे दिखते हैं क्या इधर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे धूल के पार्टिकल ऐसे नहीं दिखेंगे अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा धूल ना उड़ रही हो, ठीक है। लेकिन अगर गाड़ी चलती है तो थोड़ी सी तो धूल हमेशा उड़ती ही है, ठीक है, चाहे कितना भी रोड साफ हो हमेशा धूल उड़ती है। अब वो बहुत ज्यादा होगी तो दिखती है, लेकिन बहुत ही कम होगी ना, तो जो हेडलाइट है ना गाड़ी की, टॉर्च या जो भी हेडलाइट है, ठीक है, उसमें जब देखते हो तो दिखते हैं पार्टिकल। देखना कभी अब आज जाके, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल बहुत सारे दिखते हैं, जब या तो अंधेरे में रात में, या फिर जब बारिश गिरती है तो पानी की बूंदें सिर्फ वो लाइट वाले पोर्शन में ही दिखती है। ऐसे देखते हो तो बहुत बहुत ज्यादा बारिश हो तो दिखेगी, कम बारिश में ऐसे नहीं दिखती, लेकिन लाइट में बहुत अच्छे से दिख जाती है। तो ये जो दिख रहा है ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, उसके धूल के पार्टिकल, पानी की बूंदों के वो पार्टिकल ले लिया है मैंने, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज पे बेस्ड है? सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल या पार्टिकल के साइज पे, कि कितने पार्टिकल है। देखो उस लाइट के अंदर कम पार्टिकल दिख रहे तो कम, ज्यादा दिख रहे तो ज्यादा, बस यही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस चीज पे डिपेंड कर रही है, सॉरी। अब इससे जो 4 अलग अलग फैक्टर्स आते हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो लिखा है वो समझा देता हूँ, ठीक है। ये अपन सब 9th-10th वाला पोर्शन है। कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कॉलॉइडल सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट होगा, उसमें मैंने कोई ऐसी चीज डाली जो उसमें पूरी तरीके से घुली नहीं है और तैर रही है ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में। अगर इधर से टॉर्च जलाता हूँ तो मुझे दिखेगा एकदम क्लियर कि हाँ कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्टिकल हैं या कितने पार्टिकल हैं जहाँ जहाँ टॉर्च की लाइट जा रही है। ये देखा होगा ना, इधर से टॉर्च मारते हैं तो एक लाइट ऐसे बीम के फॉर्म में जाती है, तो उस लाइट वाले बीम में अपने को पार्टिकल्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? कॉलॉइडल सॉल्यूशन, सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, वो दिखते हैं। डस्ट पार्टिकल इन एयर सीन इन द बीम ऑफ लाइट, एक लाइट के बीम में डस्ट पार्टिकल दिखते हैं ना। अब वो गाड़ी के आगे ले लो, रूम में अगर कोई एक अंदर है रूम में लाइट मारो तो वहां पे पार्टिकल्स दिखते हैं, वो हो गया। या फिर सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन सॉल्वेंट बाय लाइट,
मतलब कोई पानी वानी के अंदर अगर कचरा है तो उसका एग्जाम्पल है ये। समझ में आता है सेकंड वाला? ठीक है। अब सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं ना, देखो जो चीज अपन पानी में घोल रहे हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं। अब वो सॉल्यूट पार्टिकल जब पानी में घुलेगा तो हो सकता है पानी में जाके वो टूटे ना, एक हो सकता है टूटे ना, एक हो सकता है टूट जाए, मतलब आयनाइज और नॉन आयनाइज बोलते हैं ना, कि पानी में जाने पे वो H+OH- के फॉर्म में अलग हो जाता है, या H+HCl- के फॉर्म में, NaCl डाल रहा हूँ नमक तो Na+Cl- के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो अगर मैं पानी में नमक डाल रहा हूँ तो वो एक नमक का पार्टिकल दो पार्ट में बढ़ जाता है हमेशा, Na अलग चले जाता है, Cl अलग चले जाता है। लेकिन वहीं अगर यूरिया डाल रहा हूँ तो यूरिया के पार्टिकल ऐसे के ऐसे रहते हैं, वो टूटते नहीं है। एक यूरिया का पार्टिकल दूसरा तीसरा ऐसे वो अपने आप में तैरते रहेंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, तो घुल दोनों रहा है, नमक भी घुल रहा है और यूरिया भी घुल रहा है। बस फर्क इतना है कि नमक जो है वो स्प्लिट हो रहा है और यूरिया स्प्लिट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 मोल यूरिया के डाले तो मेरे को अंदर 5 मोल ही दिखेंगे पार्टिकल के फॉर्म में अगर बोलूँ तो। लेकिन अगर वही मैंने 5 मोल नमक के डाले ना तो वो मेरे को 10 मोल के फॉर्म में दिखेंगे, मतलब स्प्लिट हो जाएगा ना, एक नमक 2 पार्टिकल बना लेगा। तो मैं अगर पार्टिकल्स को काउंट करने जाऊं तो समझ गया ना, 5 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, 5 × 6 × 10⁻23। लेकिन वहीं अगर वो 2 में बढ़ गया तो 10 × 6 × 10⁻23 पार्टिकल दिखेंगे ना, डबल हो गया ना ऑलमोस्ट। तो ये पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लो एक पानी का बीकर है, दूसरा इधर पानी का बीकर है, एक में मैंने यूरिया डाला, एक में नमक डाला, तो दोनों की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अलग आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों में पार्टिकल का नंबर अलग है। भले इधर भी मैंने 3 मोल यूरिया डाला था, इधर मैंने 3 मोल नमक डाला है, तो जब ये इसमें पोर कर रहा था तो मैंने तो देखा है कि 3-3 मोल डाल रहा हूँ, लेकिन पानी में जाने के बाद वो क्या हो रहा है, ये तो 3 ही रह रहा है, ये 6 हो जा रहा है। तो यहाँ पार्टिकल ज्यादा तैरते हुए दिखेंगे ना लाइट मारूंगा तो, और यहाँ नहीं टूटे हैं तो पार्टिकल 3 ही दिखेंगे, 3 मोल के बराबर। तो जब दोनों पे लाइट मारूंगा तो इसके अंदर पार्टिकल ज्यादा है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है। अब वो क्वेश्चन देख के अपने को ये पता होना चाहिए कि वो पार्टिकल आयनाइज हो सकता है कि आयनाइज नहीं हो सकता है। तो जो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ना टॉपिक, ये नॉन आयनाइज वाले पढ़ेंगे। नॉन आयनाइज से चारों प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे क्वालिटेटिव की। 4 ये होती है, अभी समझाता हूँ। ठीक है, होती कैसे क्यों है। तो पहले नॉन आयनाइज वाले पार्टिकल को देख के इन चारों को देखेंगे, उसके बाद आयनाइज वाले पार्टिकल को डाल के इन चारों को देखेंगे, मतलब 3 को देखते हैं उसमें। ठीक है, ये चीज समझ में आई सभी को कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है सब चीजें। ठीक है, इसके बहुत अच्छा एग्जांपल आएंगे अभी देखना, तो ज्यादा रहेगी। अब वो जो भी डिपेंड करता है कि कौन सी वाली है, क्योंकि किसी में कोई चीज बढ़ती है किसी में घटता है, तो लिखा है ना कि रिलेटिव लोवरिंग ये वो हायर लोअर, तो वो जब आएगा मतलब डिपेंड करता है पार्टिकल पे। अब वो बढ़ा भी सकती है घटा भी सकती है, वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि प्रॉपर्टी है कौन सी। ठीक है, चलो सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो नॉन आयनाइजेबल हो सकते हैं। 3 ही अपन ने नॉन आयनाइजेबल अपने को अपने एग्जांपल्स में 3 ही मिलेंगे बार बार, यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज। अगर कोई चौथा पांचवा मिलता है तो यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। आयनाइज वाले कौन कौन से मिलते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम NaCl, KCl, HCl, MgSO4, CaCl2 समझ में आते हैं ना, आयनाइज हो जाते हैं। CH3OH, NaCl 2 में स्प्लिट होगा। MgSO4 के कितने पार्टिकल दिखेंगे? 2, Mg+ और SO4-2। KCl के 2 दिखेंगे। CaCl2 के कितने दिखेंगे? 3। हाँ, 2 Cl और 1 Ca+2। ये जो समझ में आती है ना। HCl के 2 दिखेंगे और CH3OH के भी 2, H+ अगर देता है तो भी 2 और OH देता है तो भी 2, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी होती है उसके पास और डिपेंड करता है सामने कौन है। क्लियर है? तो आयनाइज वाले नॉन आयनाइज कुछ समझ में आया। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इससे बस इतना क्लियर होना चाहिए, और इतना टाइम इसीलिए दे रहा हूँ कि पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है, बस यही क्वेश्चन आता है। और ये मैं एक लाइन में पढ़ा के भी खत्म कर सकता था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, लेकिन वो याद नहीं रहता, इसीलिए इतना सारा पढ़ा है। अब ये चीज गलती मत करना कि अगर पूछ ले किस पे डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और कोई अदर चीज नहीं जिसपे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे। 4 ऑप्शन आते, एक ही ऑप्शन सही। चलो अब ये जो मैंने बोला ना आयनाइजेबल नॉन आयनाइजेबल, इसी को वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में थोड़ा ढंग से समझाता है, वेंट ऑफ फैक्टर नाम दे देता है। वेंट ऑफ फैक्टर मतलब कितने पार्टिकल टूट रहे हैं। NaCl में 2 टूट रहे हैं ना, तो उसके वेंट ऑफ 2।
CaCl2 में 3 में बट रहा है तो उसका वेंट ऑफ 3, बस HCl 2 में बट रहा है तो उसका वेंट ऑफ 2। तो बस कुछ नहीं किया उसने, आयनाइजेबल को ही वेंट ऑफ फैक्टर नाम से दिया है, और वेंट ऑफ फैक्टर का सिंबल वो बाद में बनाएगा, ढंग से अलग से हेडिंग आएगी है, इसके क्वेश्चन भी अलग से आएंगे हैं, ठीक है। आई नाम से होता है। तो कितने, वो पूछता है NaCl का आई की वैल्यू क्या है 2, CaCl2 के आई की वैल्यू क्या है 3, HCl के आई की वैल्यू क्या है 2। ये समझ में आता है ना। बस ये होता है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उस एक से। जैसे एक एग्जांपल में लिख देता हूं तो तुमको याद रहेगा, ठीक है। अच्छा लिखे हैं मैंने, NaCl आयनाइज होगा तो उसके 2 पार्टिकल बनेंगे NaCl से, तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना हुआ 2। तो ये जो है उसके आई की वैल्यू है बेटा, है ना, ये आई की वैल्यू है सारी, ठीक है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसके 3 पार्टिकल होते हैं ना जब टूटता है तो, Ca+ और 2Cl2 2Cl-, तो 3 पार्टिकल होते हैं, तो इसके आई की वैल्यू क्या है 3। यूरिया लिखा है ये थर्ड, है ना, यूरिया आयनाइज होता है क्या, नहीं ना, तो यूरिया का जो पार्टिकल वैसे ही रहेगा तो उसके आई की वैल्यू 1 ही रहेगी। समझ गए चीज। तो ये अलग से आएगा, फिर उसके क्वेश्चन में बस वो एक फैक्टर ऐड करना होता है आई वाला, जितने फॉर्मूले उसमें आई को साथ में लिख देते हैं बस, और कुछ फर्क नहीं है वेंट ऑफ में, ठीक है। चलो अब ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको पढ़ते जाना, ये यहाँ से अपना कॉलिगेटिव स्टार्ट होगा ढंग से, ठीक है। अपन इसके पहले पढ़ के आया था ना कि कोई भी सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट में अगर मैं सॉल्यूट ऐड करता हूँ तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है, ये समझ में आता है। क्योंकि ओरिजिनल मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा था फॉर एग्जांपल वो, ठीक है, यहाँ पे ए पार्टिकल थे सारे, ठीक है। अब जब मैंने इसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट ऐड किया है, इसमें क्या किया मैंने, सॉल्यूट ऐड किया है, तो सॉल्यूट भी तो बीच में आएंगे ना उसके पार्टिकल, तो बीच में कौन आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूट आएगा और इसके पार्टिकल थोड़े इधर उधर रह जाएंगे, ये समझ में आता है। तो यहाँ पे ए, बार बार लिख नहीं रहा हूँ यार, ए और बी समझ गया ना, ब्लैक वाला बी और ये ब्लू वाला ए है बेटा इधर। तो ये यहाँ पे अगर इसको गर्म करूंगा तो 5 या 6 जो ये बना रखे, कितने 5 है, 5 पार्टिकल्स ये उड़ेंगे और वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसको जब गर्म करूंगा मतलब सॉल्यूट ऐड करने के बाद, तो अभी सिर्फ 3 ही उड़ सकते हैं ना, पूरा पानी तो एक साथ उड़ेगा नहीं, ऊपर की लेयर के ही पार्टिकल उड़ते हैं। तो यहाँ पे और भी दूसरे पार्टिकल्स ने बीच बीच में जगह ले ली ना। या फिर उसको ऐसे समझो तुम कि तुमने एक टब है, उसमें तुमको कोई बॉल्स दे रखी है, एक सेम कलर की बॉल से भरा था पहले, तो ऊपर सारी सेम कलर की बॉल दिख रही थी। अब मैंने उसमें आधी दूसरी बॉल मिक्स कर दी और आधी दूसरे कलर की, तो तुमको भी ऊपर एक अलग शेड दिखेगा ना, कुछ बॉल दूसरे कलर की, कुछ बॉल दूसरे, तो ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल जो पहले थे सारे कम हो गए ना, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा। अब 3 ही उड़ सकते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ ब्लैक वाला नहीं उड़ता है तो, ठीक है। लेकिन अगर इंडिविजुअल भी पूछता हूँ कि सिर्फ ब्लू वाले के कंपेयर में, तो ब्लू वाला ब्लू वाला यहाँ ज्यादा उड़ेगा, यहाँ ब्लू वाला कम उड़ेगा, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्यूशन में। ये जो समझ में आती है कि सॉल्यूशन में कभी भी सॉल्यूट ऐड करने पे, वो सॉल्यूट कैसा भी हो, फिर वॉलेटाइल हो चाहे नॉन वॉलेटाइल हो, हमेशा वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, वो इंडिविजुअल का। क्लियर है ये चीज। लेकिन यहाँ पे जब अपन पढ़ते हैं तो ये पार्टिकल लेके कर रहे हैं ना, तो पार्टिकल मोस्ट ऑफ द टाइम या जो बोला गया वो क्या लेते हैं अपन, नॉन वॉलेटाइल। बेटा बातें नहीं करूं, नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल लेके करते हैं, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल मतलब वो पार्टिकल जो उड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको अभी ये मान लो कि ये पार्टिकल तो उड़ नहीं सकता ब्लैक वाला, तो उड़ेगा कौन, सिर्फ ब्लू वाला, तो वो कम वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कम होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कम हुआ है हमेशा, ठीक है। अब वो किसी से, देखो कोई भी चीज में लोअर हायर तभी बोल सकता हूँ जब किसी से कंपेयर कर रहा हूँ, बिना कंपैरिजन के मैं कोई भी चीज डिफाइन नहीं कर सकता। बोलता हूँ तुमको मार्क्स अच्छे आए, तो किससे कंपेयर कर रहा हूँ ना कि हाँ इससे अच्छे आए, किसी से बुरे भी आए होंगे, समझ गए। तो अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी, डिपेंड करता है कंपेयर किससे कर रहा हूँ, ठीक है। या मतलब किसी भी चीज में ले लो, कोई बोलता है कि हाँ मैं बहुत पैसे वाला हूँ, तो किससे कंपेयर कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है ना। तो मतलब हर चीज पे फिर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तुम इंटेलिजेंट हो, किससे कंपेयर कर रहे हो, फर्क पड़ेगा ना कि तुमसे जिस मार्क्स कम आ रहे हो उससे कर रहे हो या फिर कोई बहुत बड़े टॉपर से कर रहे हो, समझ गए।
तो हमेशा कंपैरिजन वाली चीजें ही आती है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। बेटा बात नहीं करो, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो कंपेयर किया है ना, तो कंपेयर के लिए जो वर्ड लगेगा आगे वो क्या लगेगा, रिलेटिव। देखो लोअर इन वेपर प्रेशर तो हो रहा है, तो मुझे पता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा हमेशा सॉल्यूट ऐड करने पे, लेकिन वो कंपेयर कर रहा हूं मैं तभी बोल पाऊंगा लोअर हो रहा है, वरना मैं बोल देता हायर हो रहा है किसी और सॉल्यूशन से कंपेयर करता तो। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ऐसे करके बाकी प्रॉपर्टीज आएगी। पहले ये पढ़ा देता हूँ फिर समझा दूंगा। जब भी सॉल्यूट अपना कौन सा होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल, ऐड करेंगे कोई भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, वॉलेटाइल सॉल्वेंट है उड़ने वाला, पानी ले लिया, उसमें जब भी मैं कोई ऐसा सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ जो नॉन वॉलेटाइल है, जो नहीं उड़ सकता। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे अब इस सॉल्यूशन में या इस सॉल्वेंट में, वो जो चेंजेस आएंगे वही अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये चीज समझ में आया। मेरे पास एक पानी का बीकर था सॉल्वेंट, उसमें मैंने कोई सॉल्यूट ऐड किया है, तो सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से अब इस सॉल्यूशन में या फिर इस सॉल्वेंट पे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो जो इफेक्ट्स आ रहे हैं वही है अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 टाइप के इफेक्ट आते हैं। हाँ, बस वो पार्टिकल अंदर होना चाहिए कि जगह रिप्लेस कर दे। ठीक है तो जो भी चेंजेस आएंगे वो क्या, अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती कितनी है, 4। तो एक तो अपन पढ़ के आए हैं वेपर प्रेशर अभी पहले, तो सॉल्वेंट में मैंने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो मुझे पता है वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, कम होता है, वो कंपेयर कर रहा हूं तो मैंने क्या बोला, रिलेटिव लोअर हो रहा है वेपर प्रेशर। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई मेरी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अंडे खाते हैं? हाँ, अंडे वाले ही एक ही है बस, 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, बाकी लोगों ने देखा है नहीं? ठीक है, अच्छा ये चीज सुनी है कि जब भी अंडे को बॉईल करते हैं ऐसा, तो उसमें नमक ऐड करते हैं तो अच्छा बॉईल होता है। सुना है ये चीज? मतलब सुना तो होगा, नहीं सुना? अच्छा देखा है ना। देखो सुनो, मैं बताता हूँ। अगर नॉर्मल पानी बॉईल किया है, उसमें मैंने अंडे डाल दिए कच्चे वाले, ठीक है, और थोड़ी देर रखा 5-10 मिनट, तो वो बॉईल होंगे। फिर जब उनको काटूंगा ना, तो अंदर से कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट रह ही जाते हैं। अंदर से जो यॉक रहता है ना, वो उतना ज्यादा ढंग से हार्ड नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं लिक्विड के फॉर्म में रहता है, थोड़ा बहुत सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड ऐसा रहता है। लेकिन अगर उस पानी में मैं नमक ऐड कर देता हूँ थोड़ा भी, और सेम उतने ही टाइम के लिए बॉईल करता हूँ 10 मिनट के लिए, बहुत ढंग से बॉईल हो जाता है वो अंडा। देखना कभी जो लोग खाते हो ना, एक बार एक अंडे को इधर दूसरे पतीली में और एक इधर, फिर बॉईल करके देखना, दोनों में फर्क होता है। हाँ ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है बेटा, इधर देख लो सारे। ठीक है, सॉल्वेंट था अपना पानी, पानी में उसने क्या किया, नमक ऐड किया है। देखो पानी है, पानी को बॉईल कितने पे हो रहा होगा, 100 पे। 100 पे बॉईल हो रहा है, मतलब 100 पे उसकी वेपर बन रही है, मतलब उड़ने लग गया वो पानी। तो 100 तक, जब तक मैं, मतलब 100 डिग्री तक, सुनना बहुत अच्छे से इस चीज को, हीट क्या एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, 0 से 0 तो नहीं, जो भी एनवायरमेंट का टेम्परेचर 25 उतना तो पानी का हो गई कहीं ना कहीं। वहां से लेके मैंने 100 डिग्री तक, मतलब उसको गैस को चालू रखा कि पानी का टेम्परेचर 100 तक आए, और 100 पे आया, बॉईल हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हुआ, उड़ने लगा, वेपर बनने लगी। ये समझ में आता है इतना? इसका मतलब क्या है, 100 डिग्री तक की जितनी भी एनर्जी हीट दे रहा था, वो पानी ने अपने अंदर रख रखी थी। वो कोशिश कर रहा था उतनी हीट से प्रेशर लगाने के ऊपर। जब मैंने सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड कर दिया, नमक को ऐड किया, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो 100 पे बॉईल नहीं होगा, वो 100 से भी ज्यादा तक की हीट अपने अंदर रख सकता है। मान लो हो सकता है 110 तक पहुंच जाए, कि 110 जब तक नहीं कर दूंगा तब तक उसकी वेपर नहीं उठेगी। इसका मतलब क्या, उसने अंदर ज्यादा हीट अब रखी है ना। पहले 25 डिग्री नॉर्मल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर था, तो 25 से 100 तक की हीट ही वो अपने पानी अपने अंदर रख पा रहा था। नमक को ऐड करने के बाद क्या हुआ, वो ज्यादा हीट अपने अंदर रख पा रहा है, मतलब वेपर नहीं बनेगी। ज्यादा हीट अपने अंदर रख रहा है तो वेपर नहीं बनाने देगा ना। अब मैं एग्जांपल मैंने मन से ले लिया कि 110 पे मान लो वो वेपर बना रहा है, तो उसने 25 से 110 तक की हीट अपने अंदर रख ली। अब तो एक तो मेरे पास ये बीकर है जिसमें 25 से 100 तक की हीट है अंदर, एक है मेरे पास जहाँ 25 से 110 तक की हीट है, और दोनों में मैं जब अंडे डालूंगा, ठीक है, कच्चे वाले, तो किसमें ज्यादा अच्छे से बॉईल होगा, जिसमें हीट ज्यादा है। ठीक है, या फिर बोलूं जो पानी देर से बॉईल होगा। समझ में आती है ये चीज? तो यही अपना देखो, सॉल्यूट ऐड किया था ना मैंने,
सॉल्यूट क्या है? नमक। सॉल्वेंट पानी था। तो जब भी सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना का मतलब क्या है? वो जो बॉइल होगा, बॉइल होने का मतलब वेपर जो बनेगी, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। वेपर बनने वाला टेम्परेचर बढ़ जाता है। समझ में आई ये चीज़? तो वेपर बनने वाला टेम्परेचर बढ़ा मतलब वो अपने अंदर ज़्यादा हीट रख पाएगा। समझ में आती है चीज़ें? कोई ऐसा जिसको नहीं आ रही हो ये? ठीक है, हाँ। तो समझ गया ना कि सॉल्यूट को ऐड करने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पहले बॉइलिंग पॉइंट अगर पानी का 100 था तो अब 110 हो गया। इसका मतलब वो अंदर ही अंदर बहुत सारी हीट रखेगा, तो कोई भी चीज़ उसके अंदर डालोगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली बॉयल होगी या बनेगी। क्लियर है? प्रेशर कुकर में भी तो यही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ऊपर से एयर का प्रेशर है, तो एयर कहीं जा नहीं पा रही है, तो पानी कितना भी अंदर से वेपर को उठने की कोशिश कर दे, वो एक लिमिट, मतलब उसके नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा ही उसको दम लगाना पड़ेगा, तब जाके ऊपर जो वो फिटी लगी हुई रहती है वो ऊपर उठेगी और फिर सारी वेपर बाहर आएगी, या फिर जो अंदर पहले से गैस थी वो बाहर आएगी और फिर वेपर बाहर आएगी। क्योंकि फिटी का कुछ वेट है, वो उस एयर को हटने नहीं दे रहा है। मान लो पानी 100 पे बॉयल होता है, ठीक है, 100 पे बॉयल नहीं हो रहा है, वो कोशिश कर रहा है बॉयल होने की, लेकिन ऊपर कहीं जगह ही नहीं है उस एयर को हटाने की, तो वो अंदर के अंदर ही बहुत ज़्यादा हीट रख रहा है अपने अंदर। तो इसीलिए कुकर में जल्दी खाना पक जाता है, क्योंकि उसके अंदर हीट ज़्यादा अंदर होते जाती है, तो जल्दी पकेगा खाना। ये चीज़ समझ में आती है? तो कभी भी सॉलिड पार्टिकल ऐड करने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो सेकंड चेंज ये आ रहा है ना कभी भी सॉलिड ऐड करने पे, तो उसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन। जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है एलिवेशन। काई में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये समझ में आता है? तो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी अपनी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे चलो ठीक है, अगला जो तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है उसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, उसका बहुत श्योर एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास उसे, बाकी तुम लोग ये चीज़ करके देख लेना एक बार नमक का पानी फ्रीजर में रखना, एक बार नॉर्मल पानी फ्रीजर में रख के देखना। नमक का पानी बर्फ बनने में टाइम लगाएगा और नॉर्मल पानी बर्फ जल्दी बन जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट तो हट गया अब, ठीक है, मैं फ्रीजिंग की बात कर रहा हूँ। फ्रीजिंग कम होगा, वही बता रहा हूँ, सुनो। जब भी देखो पानी है प्योर सॉल्वेंट, बेटा इधर सुन लेना अच्छे से, ठीक है, बुक में ये चीज़ें नहीं लिखी है इस मैनर में, सीधा लिखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे जब थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे तो गलत करोगे। क्लियर है? चलो, तो अपना क्या अगला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला पॉइंट है, वो कैसा आया समझा रहा हूँ। नॉर्मल पानी था, ठीक है, पानी में मैंने वही सेम नमक ऐड कर दिया, चलो अभी नहीं किया, रुको, अभी इसके कुछ पार्टिकल ऐसे रैंडम फैले हुए थे इधर उधर, कुछ यहाँ थे कुछ यहाँ, ऐसे रैंडम पानी के पार्टिकल हैं। फ्रीज होने का मतलब क्या है? चीज़ों का जमना मतलब एक ऑर्डर में जमती है लाइन से, ठीक है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ तुमको कि पहले वो ऐसा था पानी, ठीक है, जब पानी था ना तो उसके पार्टिकल कहीं भी ऐसे रैंडमली फैले हुए थे, समझ गए। लेकिन जब कोई चीज़ बर्फ में बन जाती है तो वो एकदम लाइन से अरेंज होते हैं सब, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। ये चीज समझ में आई? ओजस्वी इधर पानी पी ले बेटा, पानी पी लो, नींद खुल जाएगी, ठीक है। इधर देखो सभी, ठीक है, ये क्या नॉर्मल पानी है, तो नॉर्मल पानी में पार्टिकल्स इधर उधर तैरते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, जो कि ये देखो, समझ गए ना होंगे यार, पानी इधर उधर हिलता डुलता तो रहता है, ठीक है। तो ये स्टेबल नहीं है ना, इनके पार्टिकल इधर उधर हो रहे हैं। फ्रीज होने का मतलब क्या है? वो एक स्टेबल स्टेट में आ गए। स्टेबल मतलब इससे उसने अपना एक ऑर्डर जमा लिया है कि फिक्स होके एक ऑर्डर में आ गया, समझ गए चीज। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये नॉर्मल अभी पानी है, अगर मैंने इसमें सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिया, मतलब नमक ही ऐड कर दिया, ठीक है, ये नमक ऐड कर दिया, तो ये ऑर्डर में अब आ पाएंगे क्या? इनको ऑर्डर में आने में वो टाइम लगेगा, मुश्किल आएगी, क्योंकि नमक के पार्टिकल भी तो बीच बीच में फंसे पड़े होंगे। तो ये आ गया बीच में, तो इसने इसको धक्का दिया, ये, तो इनको फ्रीज होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 0 डिग्री या 4 डिग्री पे पानी फ्रीज हो रहा था, अब वही फ्रीजिंग पॉइंट और पीछे चले जाएगा कि और ज़्यादा मेरे को टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तब जाके वो पार्टिकल रुकेंगे। ये समझ में आती है?
या फिर इसको ऐसे समझो, अपन एंट्रोपी बोलते हैं ना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, बिखराव, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल पहले कम थे, फिर सॉल्वेंट के थे। जब मैंने सॉल्यूट को ऐड किया तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े मतलब ये डिसऑर्डरनेस भी बढ़ेगी। उस डिसऑर्डरनेस को अगर मेरे को रोकना है बहुत ज्यादा हो, तो बहुत ज्यादा उस चीज को ठंडा करना पड़ेगा, तब जाके चीजें स्टेबल होती है। क्योंकि ये चीज बोलते हैं, थ्योरी है थर्मोडायनेमिक्स में, कोई भी चीज हमेशा वाइब्रेट कर रही है अनटिल एंड अनलेस वो -273 या -373 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 केल्विन पे ना पहुंच जाए। 0 केल्विन पे चीजें रुक जाती है, कुछ समझे? 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी फ्रीज हो जाता है। अंटार्कटिका या उधर का भी टेम्परेचर कितना ही होगा, -100, इतना भी नहीं होगा, -70, 60, -60-70 के आसपास होगा। मैं बोल रहा हूँ -273, मतलब राउंड फिगर करो तो -300 डिग्री, समझ रहे हो? -300 मतलब उस पर कोई चीज हिल भी नहीं पाएगी। जैसे तुमने इंस्टा और इन पे रील देखी होगी ना, थोड़ा पानी ऐसे फेंकते हैं और वो बर्फ में जम जाता है, ठीक है, ऐसे कुछ देखी, कोई बात नहीं। या फिर मोस्ट ऑफ द ऐसी जो कंट्रीज है ना, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ उनको हर चीज के लिए पानी को पहले गर्म करना पड़ता है। उनका पानी मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीजिंग स्टेट में ही रहता है, ठीक है, ये चीज समझ में आती है। मोस्ट अधिकतर टाइम उनके घर में आग ही जलती रहती है, ठीक है, क्योंकि उनको जरूरत है वहां पे, क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि वहां पे हर चीज पे फ्रीज हो जाएगी। कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे ना, हाँ, जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी चीज में बढ़ेंगे उनकी डिसऑर्डरनेस उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ये रैंडमनेस इधर उधर भागने की। तो अगर बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, पहले पार्टिकल कम थे तो कम भाग रहे थे, अब पार्टिकल ज्यादा आ गए तो ज्यादा पार्टिकल भाग रहे हैं, तो ज्यादा पार्टिकल को रोकने के लिए मेरे को ज्यादा नेगेटिव में टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा ना, तब जाके रुकेगी चीजें। उतने ही टेम्परेचर पे वो सारे पार्टिकल नहीं रुक पाएंगे ना। मान लो 0 डिग्री पे मैं बोल रहा था कि ये सिर्फ ब्लू वाले रुक पा रहे थे, बेटा इधर बातें नहीं करो, इधर सुनो। 0 डिग्री पे अगर सिर्फ ब्लू वाले रुक पा रहे थे और फ्रीज हो गए थे, तो मैंने जब सॉल्यूट ऐड किया नमक, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 पे तो सिर्फ ब्लू रुक रहा था ना, तो मेरे को 0 से भी और माइनस में जाना पड़ेगा, तब जाके ये ब्लैक वाले डॉट या नमक भी रुकेगा, वरना नमक तो मूव करता रहेगा ना। हर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तुम चाहे रुके हो, चाहे सो रहे हो, कुछ भी हो, हर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है अपने एक मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो उस चीज को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये वाली चीज है। तो यहाँ पे जो कोई भी सॉल्यूट ऐड करने पे मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जब वो बर्फ में जम रहा है, वो बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा ना। जब भी सॉल्यूट ऐड करूंगा तो अगर 0 पे पहले फ्रीज हो रहा था, तो अब मेरे को उसको -5 -10 तक करना पड़ेगा, तब जाके वो बर्फ में जमेगा, समझ गए? तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या चेंज आएगा? डिप्रेशन, मतलब कम। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपनी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल की वजह से क्या क्या चेंज आता है। अभी तक क्या पढ़ा? वेपर प्रेशर कम होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पार्टिकल अगर ऐड किया है तो उसकी वजह से बॉयल लेट होती है चीजें, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पार्टिकल ऐड किए तो उसकी वजह से फ्रीज भी लेट होती है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा आता है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए तुमको डिफ्यूजन ऑस्मोसिस दोनों समझना पड़ेगा। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे तभी ढंग से समझ जाओगे, ठीक है, कि जो ऑस्मोसिस हो रही है उसके रिवर्स में कितना प्रेशर लगाऊं कि वो चीज रुक जाए, ऑस्मोसिस रुक जाए, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। वो बाद में समझा दूंगा, अभी उसको रहने दो। क्लियर है? तो इधर बेटा सारे इधर है ना। अब यहां से मैंने चीजों को 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। सुनो इधर, एक होते हैं, अच्छा पहले इसकी कंडीशन देख लो, ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ये सारी चारों चीजें आएगी। पहली कंडीशन, अच्छा ये पढ़ाना है, चलो ये एक बार रीड कर लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखो, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव नंबर। रिलेटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बाकी तो ऐसे ही है, ठीक है। रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। अब वो मोल्स के टर्म में बोलूं, मॉलिक्यूल के टर्म्स में बोलूं, आयंस के टर्म में के बोलूं, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बोलूं, पार्टिकल होते हैं यार,
कैसे भी कंपेयर करूँ, मैं मोल्स बोल लूँ उनको, मॉलिक्यूल बोल लूँ, आयन्स बोल लूँ, पार्टिकल बोल लूँ, मोल फ्रैक्शन बोल लूँ। मैं बोल रहा हूँ ए का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है मतलब ए के पार्टिकल ज़्यादा है, बी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है मतलब बी के पार्टिकल ज़्यादा है, तो इनडायरेक्टली वो कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकता है, ठीक है। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। यूरिया भी टूटेगा नहीं और ग्लूकोज भी टूटेगा नहीं, तो यूरिया भी एक ही पार्टिकल है, ग्लूकोज भी एक ही पार्टिकल है, तो जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यूरिया करवाएगा उतना ही ग्लूकोज भी करवाएगा, फिर फर्क नहीं पड़ता कि उसका नेचर क्या है, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए, यूरिया इज इक्वल टू ग्लूकोज, या फिर बोलो कि NaCl, NaCl भी दो पार्टिकल बनता है, इज इक्वल टू HCl, ये भी दो पार्टिकल देगा वो भी दो पार्टिकल देगा, तो दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है ना, तो वो नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कौन सा सब्सटेंस ले रहे हो, वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल पे। यहाँ एक ही पार्टिकल है, यहाँ दो दो पार्टिकल है, समझ गए। तो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे नहीं करता। दोनों क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो पूछ लेगा कि अगर यूरिया लिया, एक सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट है जिसमें मैंने यूरिया डाला है, एक सॉल्वेंट है जिसमें मैंने सुक्रोज डाला है, तो क्या इनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा दोनों की? नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। जितना डिप्रेशन इसमें आएगा उतना ही डिप्रेशन इसमें भी आएगा, जितना एलिवेशन इसमें उतना एलिवेशन इसमें, जितना वेपर प्रेशर की दिक्कत इसमें उतनी इसमें। क्लियर है। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि एक में यूरिया डाला है और एक में NaCl डाला है, तो फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, क्योंकि यूरिया एक ही पार्टिकल है, NaCl अंदर जाके दो में बढ़ जाएगा, तो फिर फर्क पड़ेगा कि इधर एक पार्टिकल है इधर दो पार्टिकल। तो अपन पार्टिकल के बेसिस पे तो डिफाइन कर रहे हैं ना। पहले सॉल्वेंट के कुछ पार्टिकल थे, सॉल्यूट को ऐड करने पे पार्टिकल का नंबर बढ़ रहा है। अब वो कितना बढ़ रहा है, अगर मान लो एक में 100 पार्टिकल ऐड किए, एक में 200 किए, तो जिसमें 200 किए उसमें चीजें ज्यादा हो जाएगी ना, जिसमें 100 किए उसमें कम, जिसमें कुछ भी नहीं किया उसमें वैसे ही रहेगा। समझ में आए? ठीक है, तो वही लिखा है। अब वही एग्जांपल मैंने लिखा है कि 3 मोल मैंने यूरिया लिया, 3 मोल ग्लूकोज लूँ, चाहे 3 मोल सुक्रोज लूँ, ये 3 पार्टिकल है, तो इन सभी का सेम ही रहेगी चारों प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ 3 मोल यूरिया लिया और 3 मोल NaCl लिया, इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगी, नॉट इक्वल चारों। क्यों? क्योंकि इसमें 3 इंटू यूरिया एक ही है तो 1, तो 3 पार्टिकल, इसमें 3 इंटू NaCl 2 में बढ़ता है तो 3 टू 6 पार्टिकल दिखेंगे ना अंदर, मतलब 6 मोल्स पार्टिकल, ऐसा इस टाइप से। तो 6 पार्टिकल 3 पार्टिकल, तो पार्टिकल के नंबर पे तो डिपेंड कर रहा है। तो फिर इसका सेम नहीं बोल सकता ना मैं, भले मुझे यहाँ सेम दिख रहा है, लेकिन मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि है क्या, यूरिया है कि NaCl है। ठीक है, तो 2 चीज देखोगे, ये क्या लिखा है और ये है कैसा पार्ट, आयनाइज होने वाला है या नॉन आयनाइज वाला है। और फिर आयनाइज वाला भी है तो उसमें कितना आयनाइज, एक हो सकता है 2 में टूट रहा हो, एक हो सकता है 3 में टूट रहा हो, तो उन दोनों की भी फिर अलग अलग होगी। उसमें ये नहीं बोल सकते कि दोनों आयनाइज वाले हैं तो सेम सेम बोल दिया, वो वेरी करेगा पार्टिकल के नंबर पे बस। ठीक है, इसीलिए पॉइंट लिखा है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मेडिटेशन घर पे कर लेना ओजस्वी, चलो, है ना। तो ये चीज समझ गए यहाँ तक कि पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं करता। अब उससे रिलेटेड, डिपेंड्स ओनली अपॉन द रिलेटिव, बेटा आवाज नहीं, ओनली लिखा है कैपिटल में, इसीलिए याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, बस, वो भी रिलेटिव कंपेयर करके। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, या फिर उसका मतलब क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करने का मतलब क्या है, या तो उसके मोल या उसका मोल फ्रैक्शन। तो वही लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक ही बात है ना। बहुत ज्यादा बेटर डिफाइन करना हो तो ये रिलेटिव टर्म है, तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा करेक्ट टर्म है क्योंकि रिलेटिव है, मोल्स रिलेटिव नहीं है इसीलिए, बट लिखते हैं, दोनों ही लिखते हैं। ठीक है, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आती है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, समझ गया क्यों ऐसा नाम है ये, रिलेटिव लोवरिंग ही क्यों है, क्योंकि सॉल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर कम होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग ही क्यों है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर एक चौथी प्रॉपर्टी आती है जब भी कोई चीज ऐड करते हैं तो। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस दे रखी है कि कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो उसमें सॉल्यूट ज़्यादा घुलेगा,
या फिर सॉल्यूट के जो पार्टिकल है, मान लो थोड़ा सा पानी लिया, उसमें तुमने सॉल्यूट बहुत ज़्यादा डाल दिया तो नहीं घुलेगा ना इतना। तो अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में जो अपना सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा लिया है, सॉल्यूट बहुत कम लिया है। इसीलिए इसके पहले भी जो क्वेश्चन किए थे मैंने बोला था नेग्लेक्ट कर देना नीचे जब आता है, तो नेग्लेक्ट इसीलिए कर रहे थे ना क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत कम थे, ऐसा माना है अपन ने। तो ये कंडीशन मानी जाएगी कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत कम होने चाहिए। सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट, XB इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। और ठीक है, XB इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। तो नीचे देखो Na बहुत ज्यादा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, अभी बोल दिया ना सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट, तो बहुत ज्यादा पार्टिकल है। और NB मतलब जो सॉल्यूट ऐड किया है वो कम है, तो इसको देखो एक है मान लो 100, एक है 2, तो 100 में 2 जोड़ूंगा क्या ही फर्क पड़ेगा, 100 ही रहने देता हूँ ना। तो इसीलिए नीचे NB को 0 कर दिया है ताकि LCM लेने वाली दिक्कत ना है बहुत ज़्यादा। और ऊपर 0 नहीं कर सकता, ऊपर 0 कर दिया तो फिर तो तुमने बोल दिया कि मोल सही नहीं, ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत बड़ी डिजिट में कुछ बहुत छोटी डिजिट ऐड करना हो तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं अपन। बेटा बातें नहीं करो, इधर देखो, कोई बहुत बड़ी डिजिट हो उसमें कोई बहुत छोटी अमाउंट ऐड करना हो तो उसको नेग्लेक्ट ही करते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन सिंपल पड़े, बस ये रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। तो Na प्लस NB में NB 0 कर दिया है, और वो ये अपना कैलकुलेटिव यूज है और थ्योरेटिकल पॉइंट ये है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल, सॉल्यूट कैसा होना चाहिए अपना, नॉन वॉलेटाइल रख के ही ये चीज़ें कर रहे हैं अपन। ये जितने भी 4 कंडीशन आई ना, ये 4 तभी आ पाई है अपनी एग्जैक्ट ढंग से जब सॉल्यूट को अपन ने क्या रखा, नॉन वॉलेटाइल, कि वो पार्टिकल के फॉर्म में अंदर ही रहेगा, वो नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड, द सॉल्यूट शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट। तो ये जो अपन ने नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रखी है ना, जिनको अपन कॉलिगेटिव बोल रहे हैं, वो कब रखी है, जब सॉल्यूट टूट नहीं रहा है, जैसे यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, तब जाके ये चीज़ें रखी है। अगर कोई चीज़ पानी में जाने के बाद जुड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने B के पार्टिकल डाले A में, A अपना सॉल्वेंट है, B के पार्टिकल डाले, अंदर जाके पता चला 2 B के पार्टिकल जुड़ गए, 2 भी आपस में जुड़ गए, 2 भी आपस में जुड़ गए, 2 भी आपस में जुड़ गए, तो मैंने डाले थे B के 100, अंदर जाके कितने हो गए, वो 50 ही रह गए, क्योंकि 2 के पेयर बना लिए उन्होंने, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए ना। अब एक एग्जांपल, मैंने डाले B के 100, अंदर जाके हर एक पार्टिकल 2 में बढ़ गया, तो मेरे को कितने दिखेंगे, 200। तो जितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डाल रहा हूं, अगर वो टूट रहा है तो भी चीजें चेंज होगी, और एसोसिएट हो रहा है तो भी चीजें चेंज होगी, ठीक है। तो अपनी ये जो कंडीशन है ना चारों, इनके जो फॉर्मूलेस आएंगे ये तभी वैलिड हैं जब ना तो कोई सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है, ना कोई सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है। समझ में आए? अगर सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो क्या नाम लगा देते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर, और सारे फॉर्मूले में आई वाला यूज कर लेते हैं। सब वर्ड सेम है, सबका एक्सप्लेनेशन सेम है, सब कुछ सेम है, बस वो पार्टिकल का नंबर से फर्क पड़ता है, इसलिए जितने पार्टिकल उतने का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कुछ चेंज नहीं है। हाँ, मतलब वो सारी चीजें फिर बहुत वेरी करेगी, तो उसको इसमें नॉर्मल क्वालिटेटिव इसमें नहीं रख रहे हैं, तो इसलिए उनको अपन फिर 2 में बांटते हैं, एक की नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एक एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मेरे पास सॉल्यूट के 5 मोल है और मैंने उसमें 2 मोल सॉल्वेंट के, चल एग्जाम्पल लेता हूँ, सॉल्वेंट के मेरे पास 100 मोल है, मैंने उसमें सॉल्यूट के 3 मोल ऐड किए हैं, तो मैंने तो कैलकुलेशन में 3 ही लिखा ना, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने गया तो मेरे को पता लगा कि 3 से तो 9 हो गए अंदर जाके, एक 3 में बढ़ गया था, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर मेरा आना चाहिए था वो नहीं आएगा ना, तो इसीलिए बोलते हैं उसको एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई पार्टिकल डिसोसिएट एसोसिएट कर रहा है तो उसको अलग से रख देते हैं, फिर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं, होगी वही सेम, लेकिन एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन में फिर बहुत फर्क आ जाएगा, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ये थर्ड वाला, द सॉल्यूट ना तो एसोसिएट होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, ना पानी में जाने के बाद अलग होना चाहिए। समझ में आई ये चीज? तो उसको क्या बोलते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम यही 4 है, रिलेटिव लोवरिंग, एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक, सेम 4 है, बस इन चारों में आगे आई लग जाता है फॉर्मूलेज में कि कितने पार्टिकल हैं उस पे। डिसोसिएट हो रहा है तो डिसोसिएट होने के बाद कितने बचे, एसोसिएट हो रहा है तो एसोसिएट होने के बाद कितने बचे।
वो मल्टीप्लाई, वो सॉल्व करेंगे तो खुद समझ जाओगे तुम लोग। इतना क्लियर है? एक बेसिक ओरिएंटेशन बन गया ऑस्मोटिक क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, होती क्या है, ये 4 ही क्यों हैं और इन 4 के ऐसे ही नाम क्यों हैं। क्लियर है? इसमें ये डाउट तो कोई लेके नहीं आएगा कि सर डिप्रेशन इन बॉइलिंग और एलिवेशन इन ये कर दे तो, ठीक है, जो जैसा है वो वैसा ही है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का नंबर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही, और पार्टिकल का नंबर ऐसा होगा तो कम ही होगा। फिर अब उसमें यहाँ ये चीज़ें भी मत लेके आना कि सर अगर एसोसिएट हो रहा है तो लोअर हो जाएगा क्या बॉइलिंग पॉइंट। ये डाउट तो नहीं आ रहा किसी को कि पार्टिकल्स अंदर जाके एसोसिएट हो रहे हैं तो लोअर तो नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट। मान लो 100 पे बॉईल हो रहा था पानी, मैंने बोला उसमें मैंने 10 पार्टिकल मिलाए और 10 अंदर जाके 5 ही रह गए क्योंकि 2-2 जुड़ गए, तो 5 तो है ना एक्स्ट्रा, और 5 की वजह से बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना मैंने सोचा था। समझ गए? मैंने 10 पार्टिकल डाले थे तो मैंने 10 के हिसाब से सोचा था ना इतना बढ़ना चाहिए, लेकिन अंदर जाके अगर वो जुड़ गए आपस में 2-2 करके तो 5 ही दिखेंगे बस, तो 5 के हिसाब से ही बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर। सेम चीज डिप्रेशन वाले में भी होगी कि इतना कम होना चाहिए था फ्रीजिंग, लेकिन उतना कम नहीं होगा, लेकिन होगा तो सही ना कुछ। तो चाहे पार्टिकल एसोसिएट करे चाहे डिसोसिएट करे, प्रॉपर्टी सेम रहेगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, बस फर्क क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। क्लियर है सभी को? है ये वाला बोर्ड रब करके अपन अब एक एक प्रॉपर्टीज पढ़ते जाते हैं। ठीक है, उनके डेरिवेशन, उनके फॉर्मूले सब। ठीक है, चलो बेटा फोटो लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत। सॉल्यूशन पे अगर क्वेश्चन आने के चांस होते हैं सबसे पहले यहाँ से चांस होता है।